गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अब आप लोग क्लास 7th में जा चुके हैं और क्लास 7th में मैं अंजलि अग्रवाल आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैथ्स का पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में भी आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम आपको बताते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे हम लोग अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनकी काउंटिंग भी करते हैं, उनको गिनते भी हैं। तो उनको गिनने के लिए हम जिन संख्याओं को प्रयोग करते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक, ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। अब बातें आती हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर की बात कहाँ से आई कि ऐसा होता था कि जैसे हमें कोई जब भी हमें किन्हीं वस्तुओं की काउंटिंग करनी होती है तो हम उनके नंबर्स को गिनकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिन लेते थे। अब बात आई कभी कभी हमें मतलब हमें बताना है कि कुछ भी नहीं है, मतलब शून्य, मतलब ज़ीरो है। ज़ीरो का नाम बाद में दिया गया। जैसे मान लो कोई किसी वस्तु के बारे में बोलना है नहीं है, तो हमें उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उस कुछ नहीं का भी एक नाम दिया, शून्य। शून्य, ठीक है, शून्य इंग्लिश में जिसको हम जीरो बोलते हैं। तो जब हमारी प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को भी ऐड कर लिया गया तो ये पूरी संख्याएं जीरो से लेके अनंत तक की, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक की ये सब संख्याएं क्या कहलाई? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को भी ऐड कर लिया गया तो संख्याएं क्या कहलानी? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती थी पूर्णांक संख्याएं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की बात हो गई, फिर पूर्ण संख्या की बात हो गई, इसके बाद आई पूर्णांक। पूर्णांक की बात कहाँ से आई? पूर्णांक की बात यहाँ से आई कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, मान लो अगर हम शून्य पर हैं, ज़ीरो पर हैं, तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी भी हमारी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि जब हम निगेटिव पर होते हैं, मतलब ऋण पर होते हैं। ऋण का मतलब हम एक उदाहरण के द्वारा हम ऐसे समझा दे सकते हैं आपको कि अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास मान लो अगर 5 रुपीज़ हैं, तो हम बोलेंगे मेरे पास 5 रुपये हैं, यानी उस समय +5 हम लिखेंगे। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमसे पूछा गया है कि आपके पास कितना पैसा है, और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उसको मैथमेटिकली लिख देंगे, वहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है। और अगर हमें किसी को देना है, उस समय हम क्या है? ऋणी है, किसी को देना है, ऋण है हमारे ऊपर, तो उस समय हम लिखेंगे कि अगर हमसे किसी ने पूछ लिया, हमको किसी को 2 रुपये देना है और हमसे पूछ लिया आपके पास कितने पैसे हैं, तो उस समय हम अपनी कंडीशन क्या बताएंगे? -2 लिखेंगे, ठीक है। तो जब पूर्ण संख्याओं में संगत ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया गया तो ये सारी संख्याएं मिलकर क्या कहलाई? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो जब जब संगत किसी भी पूर्ण प्राकृतिक संख्या की, जो प्राकृतिक संख्या थी उसकी कोई ऋणात्मक वैल्यू भी जब हमने संख्याओं में ऐड कर लिया, सम्मिलित कर लिया, तो संख्याएं, ये पूरा संग्रह कहलाने लगा पूर्णांक। क्या कहलाने लगा? पूर्णांक, ठीक है। तो ये क्या कहलाने लगा? पूर्णांक। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। इसके बाद हम परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, जब हम किसी संख्या को अंश और हर के फॉर्म में निरूपित करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जब संख्या को P अपॉन Q के रूप में, जिसे अब P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जब किसी संख्या को P अपॉन Q के रूप में, जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकते, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यहाँ पर P तथा Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, परंतु Q कभी ज़ीरो नहीं होगा।
क्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। पी ज़ीरो हो सकता है, मतलब अंश की संख्या ज़ीरो हो सकती है, लेकिन क्यू यानी हर की संख्या कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, जब किसी संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में हो या उसे पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। मतलब दोनों बातें हैं। परिमेय संख्या किनको कहेंगे? अगर हमारी कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में लिखी है, अंश और हर के रूप में लिखी है, तो भी वो परिमेय संख्या होगी। और अगर वो अंश और हर के रूप में नहीं भी लिखी है, लेकिन उसको व्यक्त किया जा सकता है, तो भी वो क्या होगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये डिफिनीशन एकदम क्लियर है। डिफिनीशन में क्या लिखा है? अगर कोई संख्या p अपॉन क्यू के रूप में हो या p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, p का मतलब यहाँ पर अंश और q का मतलब हर। ठीक है, और पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब यहाँ पर देखो, पूर्णांक में हमारी प्लस वाली भी संख्याएं आती हैं, माइनस वाली भी संख्याएं आती हैं। अभी हमने इसके पहले पूर्णांक की बात करी थी, यानी कि जो परिमेय संख्या होगी वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है परिमेय संख्या को का 2/3, -2/5, 3/4 या 3/-4। ठीक है, तो जो पूर्णांक संख्या अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब इन सारी जो परिमेय संख्या होती हैं, इनके 2-3 थोड़े रूल्स हैं जिनको हमें समझना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस के समय ये अगर रूल हमें आते रहते हैं तो हम क्वेश्चंस अच्छे से कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हैं? इसका उत्तर हाँ है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी को ये सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी संख्या की, जैसे मान लो यहाँ पर आपको समझाते हैं कि मान लो हमसे पूछा जाए क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने अभी इसके पहले बताया था कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या के रूप में है, यानी अंश और हर के रूप में है, तो वो तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर किसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, तो भी वो परिमेय संख्या होगी। अगर हमसे पूछे जाए कि क्या 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। क्यों होगा हाँ? क्यों? क्योंकि अगर हम 2 को हम क्या लिख दें? 2/1 लिख दें। हम क्या 2 को, हमसे पूछा जाए कि क्या 2 क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर होगा हाँ। क्यों होगा? इसका कारण मैं बताती हूँ कैसे होगा। ये तो समझो कि ये तुम्हारा 2 है, तो इसको 2 को 2 इक्वल 2/1, 2 इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम 2 में 2 को हमने लिख दिया 2/1 लिख दिया, 2 को हमने लिख दिया 2/1, तो अगर हम 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 ही आएगा। 1 दूना 2 आएगा, यानी 1 से भाग देने पर 2 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का 2 ही रहेगा। तो इसलिए कि हमने 2 को क्या है? परिमेय संख्या के रूप में हमने क्या किया? 2 को परिमेय संख्या यानी अंश और हर के फॉर्म में व्यक्त भी कर दिया और इसका मान भी चेंज नहीं हुआ, तो हम 2 को कहेंगे हाँ ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरह हमारी कोई भी संख्या, 3 को लिए, हम 3 को अगर लेते हैं तो हम 3 को भी 3/1 लिख सकते हैं। 4 को लें तो 4 को भी 1/1 लिख देते हैं। अगर हम अभी हम 0 की बात आगे करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी, इन सब को हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके हर में हम 1 लिख देते हैं तो इनका रूप तो बदल जाएगा लेकिन मान नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है देखते हैं। यहाँ पर
ये मैंने पूरा लिखकर तुम लोगों को समझाया है, जैसे कि अभी इसके पहले आपको बताया था। दूसरी बात, एक दूसरा प्रश्न आता है कि क्या शून्य भी एक परिमेय संख्या है? हाँ है। अगर शून्य में हम 1 से भाग देते हैं तो शून्य ही आता है, यानी शून्य को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आता है, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? हाँ है। अगर हम किसी भी पूर्णांक के नीचे, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, मान लो हमसे पूछा जाए कि 14, हमसे पूछ दिया जाए ये 14 एक तुम्हारी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। पूर्णांक में हमारी सारी संख्याएं आ जाती है। इसके पहले मैंने बताया था ना कि जैसे मान लो ये तुम्हारा 14 है, -14 है, तो इसी का ये +14 भी है। जो पूर्णांक होती है उसमें प्लस वाली संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं और माइनस वाली संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, और उसमें शून्य भी सम्मिलित होता है। ठीक है। तो पूर्णांक की बात आती है तो पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी होगी और ऋणात्मक संख्या भी होगी। तो पूछा गया क्या सभी जितने भी पूर्णांक हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं? इसका उत्तर हाँ है, क्योंकि अगर हम किसी के भी नीचे वह चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, अगर हम उसके नीचे 1 लिख देते हैं तो 1 से भाग देने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो जितने भी पूर्णांक, चाहे वो माइनस वाला ही क्यों ना हो, अगर -14 लेते हैं, -14 में भी अगर तुम 1 से भाग देती हो तो भी -14 ही आएगा, यानी इसका मान तो नहीं चेंज होगा, खाली रूप चेंज हो गया। अंश और हर के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है। तो हम सभी संख्याओं को, जितनी भी हमारी चाहे प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक हो, सबको हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती हैं। फिर चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या अब पूछा गया कि क्या सभी जितनी भी भिन्न है, क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी भिन्न है वो सभी की सब तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबकी सब परिमेय संख्या भिन्न हो। भिन्न तो जितनी भी होंगी, भिन्न धनात्मक में होती है, ऋणात्मक भिन्न क्या है? ऋणात्मक नहीं होती है। जो भिन्न होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन परिमेय संख्या क्या है? वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। इसलिए जितनी भी भिन्न है वो सब की सब परिमेय संख्या तो होगी, लेकिन जितनी परिमेय संख्या है ये आवश्यक नहीं है कि सबकी सब भिन्न हो। ठीक है। जैसे मान लो एक उदाहरण हम लेते हैं। एक उदाहरण हमने लिया 4/5 का। ये 4/5 है। 4/5 एक क्या है? भिन्न है। और एक क्या है? भिन्न के साथ साथ एक और क्या चीज़ है? परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या भी है, भिन्न भी है और ये परिमेय संख्या भी है। लेकिन अगर कोई ऋणात्मक अगर हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लो -4/5 लिया, तो ये -4/5 क्या है? परिमेय संख्या तो है, लेकिन भिन्न ये नहीं है। क्यों? क्योंकि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है। तो ये बातें हमने आपको समझाई। अब आपको थोड़े से प्रश्न करवाते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ पूर्णांक दिए गए हैं। पूर्णांक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्णांक में हमारी माइनस वाली संख्या भी सम्मिलित होती है और प्लस वाली संख्या भी सम्मिलित होती है। तो यहाँ पर हमें कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या क्या दिया गया है? -7, 11, 27, 45, -45 और 71। तो क्या करना है? परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने बताया था परिमेय संख्या
अंश और हर के रूप में लिखी होती है। तो हम क्या करेंगे, हर के नीचे 1 1 लिख देंगे, तो ये किस रूप में चेंज हो जाएगी, परिमेय संख्या के रूप में चेंज हो जाएगी। लेकिन इनका मान अगर 7 है तो ये हमेशा 7 ही रहेगा, 11 है तो ये हमेशा 11 ही रहेगा, क्योंकि अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमें 11 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका कि अंश -8 8 -16 20 और -24 हो जाए। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं, का, ख, गा और ख। ठीक है, तो -4/5 एक हमें परिमेय संख्या दी गई है। क्या दी गई है, एक परिमेय संख्या दी गई है, और उसको किस रूप में चेंज करना है, इसका जो अंश है, इसके अंश को हमें क्या कर देना है, बदल देना है, 8 कर देना है। अब हम 4 को ऐसा क्या करें कि वो 8 में चेंज हो जाए, 4 में ऐसा क्या कर दें कि वो 8 हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको आपको समझाते हैं। हमें एक परिमेय संख्या दी गई है, क्या दी गई है, एक परिमेय संख्या, एक संख्या दी गई है -4/5। हमसे कहा गया इसका जो ये -4 है इसको किस में चेंज कर दो, 8 बना दो इसको। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक ही तरीका है। हम क्या करें, 4 में ऊपर 4 में क्या करें, 2 से गुणा कर दें, 4 में हम 2 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4/5 दिया गया। हमसे कहा गया कि इसका जो अंश है उसे 8 कर दीजिए। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि -4/5 में हम अगर ऊपर अंश में 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या किस में चेंज हो जाएगी, 8 में। लेकिन अभी इसको समझाते हैं, 4 दूनी 8 चेंज हो गई। लेकिन ऐसा करने के लिए हमसे जो कहा गया है, तो हम सिर्फ अंश में ही गुणा नहीं करेंगे, हम हर में भी गुणा करेंगे। तो ऐसे क्या करने से क्या होगा कि हमारी जो परिमेय संख्या है उसका सिर्फ रूप बदल जाएगा। क्यों, अगर हमने ऊपर अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर दिया, तो हमने 2 से गुणा भी किया और 2 से भाग भी दिया, हमने जितना गुणा किया उतने से ही भाग दे दिया। तो हमारी जो परिमेय संख्या थी सिर्फ उसका क्या स्वरूप बदल गया, उसका सिर्फ रूप बदल गया, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो वही रही। ठीक है, तो ऐसा किया। अब दूसरी बात यहाँ पर एक समझाने वाली बात और है, जो कि हमेशा हर बार हम समझाते हैं, लेकिन बच्चे इनको इस बात को ध्यान नहीं देते। हमसे कहा गया कि ये जो हमको संख्या कैसी दी गई है, -4, हमारी अंश वाली संख्या क्या है, -4, और हमसे कहा गया है इसको 8 में बदलना है, 4 को 8 में बदलना है। तो अगर ये -4 है और हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 के पहले कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, और +2 और -4 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। लेकिन हमसे चेंज करने को क्या कहा गया है, 8, क्या कहा गया है, 8। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे, अगर माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या में चेंज करना है, तो जो संख्या हम गुणा करने के लिए चुनेंगे उसके पहले भी हम माइनस लगा देंगे। तो -2 से हम ऊपर भी गुणा करेंगे, और -2 से हम अंश में भी गुणा करेंगे, और -2 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो हमारा यहाँ पर 8 आ गया, क्योंकि प्लस को हम इंडिकेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और 4 दूनी 8। अब रही बात हर में 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर जब कोई चिन्ह नहीं होता तो इसका मतलब उसके पहले प्लस का साइन लगा होता है। और हमने 2 के आगे हमने माइनस लगाया है, और प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस। तो इस तरह हमको क्या मिल गया, 8/10। हमारी जो परिमेय संख्या चेंज होकर आई वो क्या आई, 8/-10। 8/-10। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारी जो परिमेय संख्या है वही है -4/5 है, और इस बार हमसे कहा गया है कि -4 को इसमें चेंज कर दो, 16 में चेंज कर दो। देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है -16 चेंज करना है। क्या करना है, -16, 20 और -24। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमसे कहा गया है कि जो -4/5 है इसके अंश को हमें क्या करना है, -4 को हमको चेंज करना है -16 में। अब 4 में हम क्या कर दें, 4 में हम किससे गुणा कर दें कि ये 16 हो जाए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16। यानी हम 4 में किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब हमने सिर्फ 4 से गुणा करना है, ऊपर और नीचे, अंश और हर दोनों में गुणा करना है। तो इसके पहले माइनस है और यहाँ पर हमने कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि हमको क्या करना है, -16 लाना है। तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस, और यहाँ पर 4×25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब करना है कि जो माइनस नेक्स्ट है हमारा -4/5। अब हमसे तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि -4/5 के अंश को हमें क्या बदल देना है, 20 कर देना है। क्या कर देना है, 20 बदल देना है। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ो कि कितने बार में 20 आता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। यानी हम 4 में किससे गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब फिर वही बात आती है कि यहाँ पर क्या है, माइनस है। हमने सिर्फ अगर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि -4/5 है और हमसे कहा गया इसको 20 बदल दो, 20 में बदल दो। तो -4 को हमें 20 में बदलने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और हम नीचे और ऊपर दोनों जगह गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 5 बचा 25। अब वही बात आती है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब कि प्लस है। तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। लेकिन हमें लाना क्या है, प्लस लाना है। तो प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या में चेंज करना है तो हमें माइनस वाली संख्या चूज़ करनी पड़ेगी। यानी हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा कि
-4/5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -4/5 के अंश में हमें -5 से गुणा करना पड़ेगा। और नीचे हम ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना है, बिना सोचे समय हमें नीचे भी करना है। तो यहाँ माइनस और पहले चिन्ह का गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस, और 5 चौको 20, और यहाँ माइनस प्लस का गुणा -4 5 5 25। तो अगर किसी संख्या के पहले प्लस का साइन लगा है तो साइन प्लस का नहीं इंडिकेट नहीं करते, हमें ऑलरेडी ये पता होता है कि इसके पहले प्लस का साइन है। तो ये हमारा 20/-25 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अब होमवर्क में है, आप हमें करके दिखाओगे।